शिवम, अंकित, सृजन, प्रेमिला, भाग्येश, संजय कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड मॉर्निंग। अभय सिंह, ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं जो आजकल इन्वायरमेंट में हमारे चल रहा है, ओमिक्रॉन। क्योंकि वैसे तो मैंने एवरी टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म किया है, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर के आप लोग बहुत ही केयरलेस हैं। ठीक है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े बच्चे हों, प्लीज केयर योर हेल्थ। अपनी हेल्थ करेंगे तब आप दूसरों की हेल्थ की केयर कर पाएंगे। तो पहले अपनी स्वयं की हेल्थ की केयर करना सीखें। और एवरी, क्योंकि आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा लिथलिटी नहीं शो करता, बहुत स्प्रेडिंग पावर है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन इट इज नॉट ट्रू। बेसिकली यू कैन नॉट सी द विच इज ओमिक्रॉन एंड विच इज डेल्टा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के कोरोना के वेरिएंट आपके प्रयागराज के अंदर भी हैं। और लास्ट अगर आपने न्यूज सुनी हो तो आपके यहाँ का जो डीएम है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता, उस लोगों के उनकी सोचिए सिक्योरिटी कितनी टाइट होती होगी, क्या क्या चीजें उनके साथ होती होंगी, सैनिटाइजर होता है, हैंड ग्लव्स होता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर दैट, बट इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोविड। ओमिक्रॉन है या डेल्टा, नोबडी नोस, क्योंकि वो कोई टेस्ट नहीं है जिससे आप ये कंफर्म कर पाए कि वो ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। क्योंकि अभी लास्ट फ्यू डेज बिफोर एक डॉक्टर अंजू गुप्ता का ड्यू टू द डेल्टा वेरिएंट एक डेथ हुई। डेल्टा वेरिएंट मालूम ऐसे पड़ता है क्योंकि उसके जो सिम्टम्स हैं बेसिकली वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस करते हैं बॉडी के अंदर। विद इन 2-3 days लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, एवरीथिंग इज डैमेज। सो प्लीज, अगर आप आउटसाइड जा रहे हो तो मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें। ओके, गुड मॉर्निंग अरसलान एंड द यूवी पटेल, रसलान यूवी पटेल, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कुछ अनदर वन टॉपिक के बारे में। जो रेगुलर क्लासेस हैं, ये दो बैच हैं जो रेगुलरली रहेंगे, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे, सेम डे, इन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सो मैंने पहले बोला कि अपनी आपको केयर करनी है। डू नॉट टच द अनदर, जो सरफेस आप यूज नहीं कर रहे हो, मार्केट में जाना जरूरी नहीं है तो घूमिए नहीं, फोकस करिए। केवल 2 महीने की बात है, 2 से 3 महीने की। अगर इस 2-3 महीने में आपने अपने आप को सेव किया तो आप जीनियस। आप क्या है, स्ट्रेंथ है आपकी, स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है। ओके, तो आ जाए सब लोग, फिर बात करते हैं। बाकी कुछ लोग अभी, मोहम्मद सलाह, सिद्रा, ये सब लोग अभी सो रहे हैं या और भी कुछ रीजन हो सकता है। मोहम्मद सलाह, गुड मॉर्निंग बेटा। जैसे ही नाम लिया वैसे ही हाजिर हैं, बड़ी लंबी उम्र थी। तो बात करते हैं आज इस टॉपिक के रेफरेंस में हम लोगों को बात करनी है। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि टॉपिक है, अगर आपको याद हो, मैं जब भी कोई टॉपिक नया सब्जेक्ट मतलब बायो में जो भी स्टार्ट करता हूं, पहले टॉपिक को फोकस करता हूं। यहां लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस ये है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसका क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब। तो रिप्रोडक्शन वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, जिससे न्यू कॉपीज डेवलप होती है, जिससे न्यू अपनी जैसी जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन इन मोर और लेस मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, बट इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। ये बात याद रखिएगा, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे कोई कहता है कि रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, it is not a defining features. Okay, it is a characteristic feature of all living organisms. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन के रेफरेंस में। और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो है कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, जो बेसिकली आपकी कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज है, अपने जैसे जनरेशन को मेकअप करने के लिए रिप्रोडक्शन डन ये कैपेबिलिटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये सभी ऑर्गन के अंदर जो भी एनिमल है, प्लांट है, उन सब के अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलता है, जिससे न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। मतलब पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल्स जो डेवलप होंगे वो रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होंगे। तो ये तो बात हुई रिप्रोडक्शन की रेफरेंस में। मैंने हेडिंग बोला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन कर लें, देन लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन डिटेल। तब बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप का होता है, और इसी के बारे में हम लोगों को डिटेल में बात करनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ओके,
तो ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन की बात होती है कि रिप्रोडक्शन हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गन, जिससे कि न्यू यंग इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। नेक्स्ट बात है इस ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस। ये जो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। इन ऑर्गेनिज्म का फीचर ये है कि दोस्त बेसिकली ऑर्गन विच हैविंग ए रेप्लिकेटिंग पावर, जिनके अंदर रेप्लिकेटिंग पावर हो, सेंस हो एनवायरनमेंट के रेफरेंस में, तो इन टाइप की आप ऐसा कह सकते हैं दोज स्पीशीज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं, उनके अंदर क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम होगा। एनवायरनमेंट या कैंची कॉमा कैंची की कॉन्शियसनेस एफर्ट्स होंगे। दूसरा कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब देखें तो अमीबा है ना, क्लेमाइडोमोनास और ह्यूमन, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ये ऑर्गेनिज्म आपके हो सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली इनकी कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसकी अपनी एक फिक्स लाइफ स्पैन होती है। कुछ एक्सेप्शनल भी है कि उनकी भी एक अपनी फिक्स लाइफ स्पैन है। जैसे आप कहेंगे सर अमीबा तो कभी मरता ही नहीं है, उसका न्यूक्लियस जहां जहां डिवाइड करेगा वो न्यू अमीबा बन जाता है। हम बात कर रहे हैं बिकॉज ये जो यूनिसेलुलर है, कहीं कहीं पे हम लोग इसको एसेलुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है लाइक क्लेमाइडोमोनास, लाइक सम अदर एल्गी, क्लोरेला, स्पायरोगारा और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो वो यूनिसेलुलर से लेकर के और ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर तक सबके अंदर एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। मतलब जिंदा रहने का एक पीरियड है फिक्स। जैसे ह्यूमन का नॉर्मल एक एवरेज पीरियड आज के टाइम में हो गया 50 टू 16 डिग्री। पहले के जमाने में 100 साल लोग जिंदा रहते। एक और चीज समझिए यहाँ पे कि जो लाइफ स्पैन होता है बेसिकली, यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ स्पैन का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है उस पीरियड से लेकर के नेचुरल डेथ तक का पीरियड। जब किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो और जब तक वो उसकी नेचुरल डेथ ना हो जाए, तब तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। और ये लाइफ स्पैन इट इज नॉट नेसेसरी विच इज कोरिलेटेड विद देयर साइज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि साइज बड़ा तो लाइफ स्पैन ज्यादा, साइज छोटा तो लाइफ स्पैन कम। अगर आप साइज की बात करें तो जो टर्टोइज होता है, जिसे हम लोग कछुआ बोलते हैं, कितना छोटा होता है कि नहीं, कितना छोटा होता है एज कंपेरेटिवली अदर एनिमल्स के, अदर कहना चाहिए कि कह सकते हैं आप एनिमल्स में एलिफेंट के कंपेरेटिवली, वेल के कंपेरेटिवली, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन कैसे होगी, ज्यादा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है द ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर a certain period of time and that period from birth to natural death, birth to natural death an organism represent the लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन है क्या बेसिकली, बर्थ से डेथ, नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म तक का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन, एंड which is not necessarily correlated with their size। ये लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो कौवा हो, तोता हो, गाय हो, पीपल हो, घोड़ा हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीच में भी प्लांट और बीच में भी एनिमल, सबका लाइफ स्पैन अलग अलग होगा। Lifespan of organisms variable and the lifespan of organisms are not correlated with their size। मैंने अभी यहाँ बोला कि ये जो लाइफ स्पैन है which is not correlated with their size, ये लाइफ स्पैन का जो बेसिकली लाइफ स्पैन जो है उसका कोई रिलेशन उसके साइज से रिलेटेड नहीं है। ओके, जब यहाँ पे इसके साइज से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमने बोला, जैसे आप क्रो देखते हो जिसको हम लोग कौवा बोलते हैं, और दूसरा देखते हैं पैरेट। तो पैरेट और क्रो के अंदर मोर और लेस उनकी शेप एंड साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस होता है। तोते की लाइफ स्पैन मोर देन 100 इयर्स। कैन यू इमेजिन, मोर देन 100 ईयर, मतलब जितना दिन हमारा, मतलब हमारे कहना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन है उससे ज्यादा तो हमारा पैरेट जिंदा रहता है। दूसरा कि जो क्रो होता है उसकी लाइफ स्पैन 15 साल। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बना, बिकॉज एनटीए जो नेशनल टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरह से जो आपका एनटीए है जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन के रेफरेंस में, वो भी अब एक ही बुक फॉलो करती है विच इज एनसीईआरटी। तो आप लोग एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि एनसीईआरटी विच इज जस्ट लाइक ए रेफरेंस बुक नहीं कह सकते, विच इज जस्ट लाइक ए सरफेस नॉलेज प्रोवाइड करती है, विच इज एंटायर थिंग, मतलब आप कह सकते हो उसमें सब कुछ है बट विच इज नॉट इन डिटेल।
उसमें डिटेल में कुछ नहीं है, वहां लिखा हुआ है, कुछ हेडिंग लिखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ये नहीं लिखा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों को थोड़ा सा इलॉबरेटेड फॉर्म में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो लाइफ स्पेन, अगर लाइफ स्पेन से क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि लाइफ स्पेन इज रिलेटेड, इज नॉट कोरिलेटेड विद, तो लाइफ स्पेन इज नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। ये जो लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म की क्या करेगी, वेरी करेगी। तो यहाँ पे द डिफरेंट, यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करें तो पैरेट्स एंड क्रो, देयर साइज ऑफ पैरेट एंड क्रो are not very different, yet their lifespan show wide difference। इन दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनकी जो लाइफ स्पेन है उसमें लॉट्स ऑफ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। लाइक दिस 15 ईयर और पैरेट की उम्र 140 साल होती है। बात क्लियर है ना? अब आगे कुछ बात करते हैं यहीं पे, यहाँ पे फिर आगे बात करते हैं कि ये जो एलिफेंट्स हैं, डॉग्स हैं, बटरफ्लाई है, रोज है, क्रो है, पैरेट है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लगा ना? जैसे ये बैनियन ट्री का लाइफ स्पैन कितना होगा, डॉग की लाइफ स्पैन कितनी होगी, हॉर्स की लाइफ स्पैन कितनी होगी, राइस प्लांट की लाइफ स्पैन कितनी होगी, फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पैन कितनी होगी, और बैनियन ट्री की लाइफ स्पैन कितनी होगी। बैनियन ट्री जो होता है बेसिकली हमारे इंडिया में भी कलकत्ता के अंदर सिर्फ एक जगह है जिसका पे हमारा इंडियन बोटेनिकल गार्डन है कराची की, वहां पे लार्जेस्ट साइज ऑफ बैनियन ट्री है। 3 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में वो बैनियन ट्री ग्रो कर रहा है और उसकी उम्र 100 ईयर से ज्यादा है। मतलब इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 200 टू 300 ईयर्स होती है इस बैनियन ट्री की लाइफ स्पैन। और जो हमारा राइस होता है जो आप डेली खाते हो, जिसका बोटेनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है, क्या है? Oryza sativa। Anybody tell me about the botanical name of banyan tree? Fast. Trilok, good morning. Sidra beta, good morning. Good morning, everybody. And thank you for your good response. All the students are very serious about your the study. Online and offline both are very helpful for you. अगर आप एनर्जेटिक हो, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तो आप कहीं भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं अच्छा, ऑनलाइन इज मच बेटर। दैट डिपेंड ऑन द कंडीशन, दैट डिपेंड ऑन योर योर एनर्जी लेवल, है ना? अभी आने वाले टाइम में विद इन जस्ट 2 और 3 डेज आपकी आवाज भी मुझे सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ माइक और करेंसी की वो जो सिस्टम है वो जल्दी मैं एडॉप्ट करने वाला। तो आपकी जो यस और नो है वो भी दिखाई देगा, और अगर आप लोग चाहेंगे तो आपके वीडियोस भी मुझे यहाँ पे शो हो सकते हैं, आप लोग अगर वीडियोस अपने ऑन करके रखेंगे तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके फेस पे क्या इंप्रेशन है। फिर मैं ये बता सकता हूँ कि प्रिवला को समझ में आया या सृजन को समझ में आया, है ना? या आभे को समझ में आ रहा है या सिद्रा को समझ में आ रहा है। शिवम, यस। यूवी पटेल ने बोला फाइकस बैंगलेंसिस, एग्जैक्टली फाइकस बैंगलेंसिस को बोलते हैं हम लोग बैनियन ट्री। राइस का बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, जिसकी लाइफ स्पैन 3 to 4 मंथ होती है, 3 to 4 मंथ। तो यहाँ पे हम लोग केवल लाइफ स्पैन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक फिक्स लाइफ स्पैन होती है, और वो जो फिक्स लाइफ स्पैन है इनमें कुछ जो एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, इनकी लाइफ स्पैन तो एज इट इज आपको याद रखनी ही रखनी है, ओके? क्योंकि ये क्या है, फ्रूट फ्लाई, इसको क्या बोलते हैं? यस, इसको क्या बोलते हैं? इस फ्रूट फ्लाई का जनरली जो हम लोग याद रखेंगे, इसको फ्रूट फ्लाई के नाम से ना याद रखें, इसके जूलॉजिकल नेम से याद रखना है। ये फ्रूट फ्लाई है, इसको हम लोग अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला। क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला। और इस ड्रोसोफिला का, फ्रूट फ्लाई का जो की लाइफ स्पैन है वो लगभग 2 वीक्स होती है, देयर अबाउट 2 वीक्स, दैट इज ए 14 डेज ओनली। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है वो लाइफ स्पैन है इस पर्टिकुलर फ्रूट फ्लाई की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला। इसको कहीं कहीं पे हम लोग सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग कहीं कहीं सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मेरी बात क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स, और इसे बोलते हैं ड्रोसोफिला। ठीक? कभी कभी आपने, अभी ये कहेंगे सर ये देखने में कैसी लगती है, कभी आपने जब अभी कुछ मार्च अप्रैल में जब आपके यहाँ मैंगो आ जाएगा, तो मैंगो के छिलके या मैंगो फ्रूट्स या और भी कई सारे फ्रूट जब आप डस्टबिन में डालते हो तो वहां पे कुछ छोटी छोटी मक्खी और बड़ी बड़ी मक्खी आ जाती है। मक्खी मतलब छोटा और मक्खा मतलब बड़ा, है ना? तो जो मक्खा है, एक तरह से मक्खा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका, जो आपकी हाउस फ्लाई होती है।
लेकिन वो पर्टिकुलर फ्लाई जो आपके फ्रूट के आसपास मंडराती है, थोड़ा सा बड़ा साइज में होता है, उसकी जैसे पिकॉक का कलर होता है वैसे उसकी बॉडी की अपीयरेंस होती है, बड़ी अट्रैक्टिव लगती है वो मक्खी, बड़ा बड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है अंकित, गुड मॉर्निंग बेटा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? फास्ट, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? एनीबॉडी? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? अंकित, त्रिलोक, मोहम्मद सलाह, अरसलान, अभय सिंह, संजय, एनीबॉडी? नो आइडिया। ओके, अंशु, अंशु इज नॉट प्रेजेंट। ओके, ये जो बेसिकली है जिसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। क्या बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा, विच इज फंजाई। तो यहां बात हो रही है कि ये जो हाउस फ्लाई है इसका लाइफ स्पेन 14 डेज, और जो हॉर्स है इसका लाइफ स्पेन 50 ईयर्स, मतलब 50 साल तक जिंदा रहता है घोड़ा, 50 ईयर्स, ठीक, नॉर्मल लाइफ स्पेन। एंड काउ की लाइफ स्पेन 25 ईयर्स होती है, काउ की लाइफ स्पेन 25 ईयर्स तक होती है। दूसरा कि जो बनाना है इसकी लाइफ स्पेन 6 ईयर्स तक होती है। अगर आपने एक पेड़ ग्रो कराया तो उस एक पेड़ की जो लाइफ स्पेन, उसमें कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ओरिजिनेट करेंगे बाय सकर्स, उसको उसकी लाइफ स्पेन 6 ईयर्स तक होती है। Another way, the dog की लाइफ स्पेन 10 to 15 ईयर, एंड रोज की लाइफ स्पेन 6 to 7 ईयर, और एलिफेंट की लाइफ स्पेन 75 साल होती है, जो क्रू से कम हो, सो जो आपका टर्टोइज होता है उससे कम होती है। टर्टोइज की लाइफ स्पेन मोर देन 100 ईयर्स होती है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो सबसे ज्यादा ये देखिए मोर देन 100 ईयर, 100 to 150 ईयर्स टर्टोइज होता है। तो सोचिए हाथी का साइज बड़ा, लाइफ स्पेन छोटा, है ना? हाथी का साइज बड़ा, लाइफ स्पेन छोटा, टर्टोइज का साइज छोटा, लाइफ स्पेन बड़ी, तो इट इज नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइज। Arabidopsis is known as Drosophila of plant kingdom। बेटा वैसे तो कई सारे प्लांट को आप बोल सकते हैं, बट ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम को हम लोग बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा विच इज मोल्ड, विच इज फंजाई, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। आप ये लैंग्वेज आई थिंक बोल रहे हैं शायद उस पर्टिकुलर जो आपने गूगल पे सर्च किया होगा, है ना? नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम को बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। क्यों बोलते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में एनिमल के ऊपर जो वर्क हुए हैं वो है ड्रोसोफिला जो यहाँ बना हुआ है, और जो प्लांट के ऊपर वर्क हुए हैं वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर हुए हैं, मैक्सिमम जेनेटिक्स के ऊपर वर्क, इसलिए वहां पे उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। तो ये तो बात हुई हमारे लाइफ स्पैन के रेफरेंस। यहां तक आई थिंक अभी कोई चीज बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी पे हम लोगों ने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है और लाइफ क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है, ये आपको क्लियर कट बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कि ये जो बेसिकली रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन होता क्या है ये तो आपको पता है, लेकिन कितने टाइप का होता है ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखना और सुनना है। यहाँ पे जो ये रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिप्रोडक्शन 3 टाइप का है। वो जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा वो जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोहम्मद सलाह ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो आज का चैप्टर है बेसिक्स ऑफ दिस 12th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी और अदर कंपटीशन के लिए ये बेसिक्स हैं। जहां भी रिप्रोडक्शन वर्ड आएगा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि रिप्रोडक्शन है क्या, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक। दूसरा ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में 3 डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो वो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन है जिनके अंदर वो पर्टिकुलर एनिमल जिनके अंदर कुछ वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी हेल्प से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो आपने पढ़ा है उसी की अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने अभी एंजियोस्पर्म प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, और उस एंजियोस्पर्म प्लांट की मॉर्फोलॉजी में वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? यस मोहम्मद सलाह फटाफट। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में कौन कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जो बेसिकली आपको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इससे बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? फास्ट,
अंकित ठीक है, लेकिन मैंने पूछा मोहम्मद सलाह से, फटाफट मोहम्मद सलाह आंसर दीजिए। अरसलान प्लीज गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स। संजय, सृजन, साहिल का है शिवम, वेयर इज साहिल? एग्जैक्टली exactly. ये जो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो प्लांट में तीन वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं रूट, दूसरा है स्टेम और तीसरा लीफ। ये वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो प्लांट के अंदर रूट स्टेम लीफ जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है। अगर इनको काट के तोड़ के कहीं भी आप लगा दोगे मोर और लेस मोस्ट ऑफ द प्लांट, तो वो न्यू प्लांट ओरिजिनेट कर जाते हैं, न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इसलिए बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, वेजिटेटिव का मतलब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात हुई प्लांट की। अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर भी लाइक हाइड्रा, कहते हैं ना, हाइड्रा के अंदर एडवेंटिशियस बड होती है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं जो पूरे पूरे नेक्स्ट अनदर बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो एनिमल के अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। ऐसे अगर हम लोग बात करें कुछ और अदर्स करेचे की, जनरली क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, अगर हम लोग एनिमल की बात करें अमीबा की, पॉलीफेरा की, स्लेंट्रेटा की, तो यहां तक तो ठीक है। इसके आगे ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है मोर और लेस धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर हम और आप अपनी बात करें तो क्या मेरा ये अंगूठा अगर कट जाए तो क्या कोई नया अमिताभ सोनी डेवलप होगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के ये पर्टिकुलर अंगूठे से या कान से कोई जब कोई चीज नहीं डेवलप हो सकती तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्लियर हो गया कि वो पर्टिकुलर एनिमल्स या वो पर्टिकुलर ऑर्गन जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ओके, अभय सिंह बेटा नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ सब कुछ आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो आप मैसेज करिए कि सर थोड़ा सा स्लो कर दिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लगता कि मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। ओके प्लीज। और दूसरा, अंशु आपका अभी कोई मैसेज नहीं दिखाई दे रहा, यू आर एब्सेंट इन क्लास आई थिंक, सो प्लीज प्रिमला गिव द मैसेज, अटेंड द क्लास, है ना। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग। ये जो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, अगर हम यहाँ एक और प्लांट की बात करें, एल्गी की बात करें, फंजाई की बात करें, तो इस एल्गी और फंजाई के अंदर नॉर्मली बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो बेसिकली फिलामेंटस एल्गी है ऐसी, इनका अगर ये कोई भी हिस्सा टूट जाए तो ये नई एल्गी को फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये तो बहुत नॉर्मल सा एक रिप्रोडक्शन था जिसके बारे में यहाँ आपको पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो यहां ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ज्यादातर उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो यूनिपेरेंटल होते हैं। मतलब यहाँ पे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यूनिपेरेंटल। एक ही पेरेंट अगर होगा तो उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, आइदर मेल और आइदर फीमेल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा जो ज्यादातर यूनिपेरेंटल होते हैं, मतलब दे आर नो नीड टू अपोजिट सेक्स। यहाँ पे दो अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप ऐसे कह सकते हैं इनडायरेक्टली यहाँ शादी करने की जरूरत नहीं। इनडायरेक्टली लिटरल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। शादी का मतलब है बायोलॉजी में फ्यूजन, दैट इज अ गैमी। तो यहाँ गैमी नहीं होना, फ्यूजन नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ पे यूनिपेरेंटल है तो ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, बाई पेरेंटल। ये होगा बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट अपोजिट सेक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो आदमी की शादी होगी तो बच्चे हो जाएंगे, नेवर पॉसिबल। आपको ही पता है इतनी बात। दो फीमेल की अगर शादी हो जाए तो बच्चे हो जाएंगे, नेवर पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या है, टू अपोजिट सेक्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस हुआ कि यहाँ यूनिपेरेंटल है, ये बाई पेरेंटल।
इस यूनिपेरेंटल के अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है कि माइटोसिस होती है और उस माइटोसिस से कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं जिनको हम लोग माइटोस्पोर बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इन केस ऑफ जनरली जस्ट यहाँ पे प्लांट के रेफरेंस में, तो प्लांट में क्या होता है कि ये जो बॉडीज हैं जो यूनिपेरेंटल हैं, विच में भी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल, प्लांट को हिला के तो पूछेंगे नहीं तुम मेल हो या फीमेल हो, है ना? तो आपको अगर नहीं पता है तो ये यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा। माइटोसिस होगी और उस माइटोसिस में जो स्पोर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइटोस्पोर बोलते हैं। एंड दिस माइटोस्पोर इज कॉल्ड एज आल्सो एसेक्सुअल स्पोर। ये सारे के सारे एसेक्सुअल स्पोर हैं। इन एसेक्सुअल स्पोर के अगर हम यहाँ नाम को डिफाइन करें तो नाम को अभी हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे नाम है जैसे सॉरी जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ये वो सारे स्पोर हैं जो माइटोसिस से बनते हैं और ये एसेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्म, कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो ये यूनिपेरेंटल में होगा, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, माइटोसिस होगी जहां माइटोस्पोर्स बनेंगे और ये सारे माइटोस्पोर हैं, इनसे क्या होगा? यंग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। इनसे सारे के सारे क्या बनेंगे? यंग इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। ये सारे के सारे यंग इंडिविजुअल एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? जल्दी से बताइए। ये सारे के सारे यंग इंडिविजुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेंगे ये कैसे होंगे? एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? यस, अंशु, अभय, संजय, अरसलान, मोहम्मद सलाह, फास्ट। मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। जब आप रेस्पॉन्स देते हो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एक जैसे होंगे, एग्जैक्टली। सिद्रा ने बोला कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल कैसे होंगे? एक जैसे, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अगर इस पेन के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाए, अगर आपको ये पेन दिखाई दे रहा होगा तो इस पेन में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसे कई सारे पेन बन जाए, ठीक, इसका मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। वो कैसे बनेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल बनते हैं उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता। तो सबसे पहले ये यंग इंडिविजुअल कैसे होंगे? ये यंग इंडिविजुअल सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली ऑल दीज आर सेम। इन सारे यंग इंडिविजुअल्स को जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से बनते हैं इनको हम लोग क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको क्लोन बोलते हैं। और यहां पे कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, देयर इज नो वेरिएशन। यहां पे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। जो यंग इंडिविजुअल्स बनेंगे इन यंग इंडिविजुअल्स के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, इसलिए वो एक जैसे होंगे, सेम होंगे, ऑल दीज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोन। यहां तक अगर आपको कोई बात समझ में आ गई हो तो आप यस करिए, और अदरवाइज अगर नहीं समझ में आई है तो आप नो कर सकते हैं। अभय सिंह, शिवम सिंह, संजय, अरसलान, सही कह रहा है अरसलान, ये आइडेंटिकल होते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं दीज आर द आइडेंटिकल, ऑल दीज यंग इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल। ओके, ऑल दीज यंग इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल। तो यहां पे ये बात हो रही है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। एक और बात करते हैं यहाँ पे फिर फर्दर लोग इस पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमने बोला कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये बाई पेरेंटल होगा, और जब ये बाई पेरेंटल होगा तो मेल और फीमेल चाहिए। मेल बॉडी के अंदर क्या बनेगा? मेल गैमीट, मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट के अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमीट। ये जो मेल गैमीट है, इस मेल गैमीट को आपको भी पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट है उसको क्या बोलते हैं? ओवम, है ना? तो यहां पे क्या हो गया? बाई पेरेंटल, और यहां बनेगी क्या? गैमीट। ये बात क्लियर है? यहां क्या बन रहे हैं? गैमीट बन रहे हैं। which may be male और which may be female gamete। यहाँ मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज की यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमीट बने तो इनकी क्या होगी? फ्यूजन।
जब इनकी शादी हो गई इस मेल और फीमेल एनिमल्स में, एनिमल ही तो है, विच में भी था ह्यूमन और विच में भी था डॉग, विच में भी एलिफेंट, जब इनकी मैरिज हो गई, फ्यूचर हो गया, तो इनकी वजह से क्या बनेगा, जायगोट। और ये जो जायगोट बनेगा, इस जायगोट के बनने के बाद यहां क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल। ये जो यंग इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हुआ, वो यंग इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से, दीज आर द पेरेंट्स, ये क्या है, पेरेंट्स, इस पेरेंट्स से सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे, यस, यस, टेल मी, यस बच्चा, एनीथिंग एल्स, कैसे होंगे, सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे, अरसलान ने बोला सिमिलर, नहीं बच्चा, यस एग्जैक्टली, ये कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। सिद्रा परवीन ने बोला ये डिफरेंट होंगे, डिफरेंट बिल्कुल होंगे, क्योंकि जब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है, जब ये मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, तो यहां होती है मियोसिस, ये मियोसिस हो रही है, यहाँ माइटोसिस होती है, जब माइटोसिस होती है वेरिएशन नहीं होता, जहां मियोसिस होगी वहां वेरिएशन होगा, तो ये मियोसिस की वजह से क्या हो रहा है, वेरिएशन, और ये वेरिएशन देखने पे मिलेगा इस यंग इंडिविजुअल के अंदर। तो यहां सबसे बात इंपॉर्टेंट याद ये रखिएगा कि मियोसिस जब भी होगी तो वेरिएशन कॉज करता है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि जो भी ऑर्गन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, विच में भी प्लांट और विच में भी एनिमल, उनकी बॉडी के अंदर जो इंडिविजुअल्स बनेंगे आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमीट, वो क्या होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंट होंगे और वेरिएशन होगा। जैसे हम और आप जब पैदा हुए होंगे, एक एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल के उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये जो बेसिकली जब हम और आप पैदा हुए होंगे, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने देखा होगा, बोला होगा इसकी नाक तो मदर से मिलती है, इसकी आंखें तो इसके नाना से मिलती हैं, बोलते हैं ना, इसके ओंठ जो है इसके पापा से मिलते हैं, ऐसे कई सारे हम लोग सिमिलर डिसिमिलर कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं इसके जो बॉडी का कलर है वो तो बिल्कुल इसकी बुआ जैसा है, बोलते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, चाइल्ड होते हैं, यंग होते हैं, तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर अपने पेरेंट्स की तरह तो होता है, बट विच इज नॉट ए फोटोकॉपी, वो अपने पेरेंट्स की फोटोकॉपी नहीं हो सकते, मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो अपने पेरेंट्स की क्या नहीं हो सकते, विच इज नॉट द फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, लेकिन मोर और लेस कुछ करेक्टर मिलते हैं, अपीयरेंस मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेरिएशन देखने को मिलते हैं ड्यू टू दिस मियोसिस, जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। ये बात क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट अभी बहुत डिटेल में, अभी आगे हम लोग इसको और बात करेंगे। अभी तो मैंने बोला कि ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यहां तक अगर कोई पूछना हो, किसी को कुछ कहना हो, सो यू कैन आस्क। और आप लोग अपना डाटा, जो आपका मोबाइल डाटा है, वाईफाई नहीं है अगर आपके आसपास, तो आपको मोबाइल डाटा को सेव करके रखना चाहिए, जस्ट नॉट वेस्ट। आप अपने उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और भी कई सारी जगह पे यूटिलाइज ना करके आपको सेव करके रखना है फॉर योर क्लास एट 9 AM एंड 6 PM, 9 AM टू 6 PM, मतलब 9 AM वाली क्लास 1 घंटे की और 6 PM वाली क्लास 1 घंटे की जो है, वो आपको पढ़ने के लिए डाटा को सेव करके रखना, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो लैकिंग होगी। ओके, यस। अंकित ने पूछा सर किस कंडीशन में इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकता, किसी कंडीशन में इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकता, एग्जैक्टली अंकित, जब भी हमारे पेरेंट्स बेसिकली बहुत कम, मतलब जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, वो आइडेंटिकल ट्विंस जब बनते हैं हमारे सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर, तो वो कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होते हैं, लेकिन उनके अंदर बेसिकली वही केवल एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सेम होता है, जिनके डीएनए की एनालिसिस करें तो वो भी सेम देखने को मिलता है, किसकी, आइडेंटिकल ट्विंस की। अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दोनों भाई हैं, दोनों बहनें हैं, तो मेरी बात समझ रहे हो, तो यहां पे बात हो रही है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, वो कम और ज्यादा वो एक अलग बात, वो कम और ज्यादा होगा वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जब भी गैमीट बनेगा तो मियोसिस के बाद ही बनेगा, मियोसिस के बाद जो गैमीट बनेंगे वो फ्यूज करेंगे, मैरिज होगी, जायगोट बनेगा,
और जायगोट का इम्प्लांटेशन होगा तो बनेगा इंडिविजुअल्स, विच इज डिफरेंट फ्रॉम, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, तो यहां तक हम लोग आगे बात करें इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अलावा। ठीक, यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो प्लांट हैं या जो एनिमल है बेसिकली उनके बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो एल्गी और फंजाई जो होती है ये मोस्ट कॉमन कहना चाहिए कि वो प्लांट हैं जिनको हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं। अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि 5 टाइप के प्लांट होते हैं। कितने टाइप के? 5, 5 फिंगर और 5 डिफरेंट टाइप के प्लांट। ये जो 5 फिंगर है, ये पांचों फिंगर का मतलब है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर दोबारा आपने बोलने की प्रैक्टिस करिए, अपने आप बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि आपको सुनाई दे। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो छोटी उंगली है वो एंजियोस्पर्म है, देखने में छोटा है, बहुत बड़े बड़े प्लांट है, बहुत एडवांस टाइप के प्लांट है। और ये जो अंगूठा है ये है आपका थैलोफाइटा। अगर ये अंगूठा दिखा देता, थैलोफाइटा ना होता तो आज शायद हम और आप भी ना होते, क्योंकि आपको भी पता है कि थैलोफाइट्स में क्या आ रहा है, एल्गी एंड फंजाई, और दोनों दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन। इन डायरेक्टली अगर बोले 36 का आंकड़ा है, 36 का मतलब समझता ना, ये 3 का मुंह इधर और 6 का मुंह इधर, तो दोनों में 36 का आंकड़ा है। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली हमारा एल्गी है, इस एल्गी के अंदर जो वेजिटेटिव या जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो बाय फिशन, बाय फिशन, विच में भी बाइनरी फिशन। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फिशन, विच में भी बाय बाइनरी फिशन। आपको भी पता है कि अगर ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो लेस डेवलप्ड है और इसके अंदर अगर डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, ये दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा इन दिस वे। क्या क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद टू आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो ये हो गया बाइनरी फिशन। बाइ का मतलब दो, तो एक ऑर्गेन से दो सेल्स का डेवलपमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। और ये बाइनरी फिशन ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, विच में भी फंजाई, विच में भी एल्गी और विच में भी बैक्टीरिया। दूसरा वर्ड है बडिंग। बडिंग जब भी होती है वो आउटग्रोथ होती है। बड जो होती है विच इज ऑलवेज आउटग्रोथ, आउटग्रोथ जो होती है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं बड। और ये जो बड है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा ईस्ट है, ये है क्या, ईस्ट। ये जो ईस्ट है बेसिकली, इस ईस्ट के अंदर अगर बडिंग होगी तो यहाँ ईस्ट में ये है आपका न्यूक्लियस, और इस ईस्ट के अंदर अगर बडिंग होगी तो सबसे पहले इसके अंदर एक आउटग्रोथ डेवलप करेगी लाइक दिस। और इस आउटग्रोथ के बाद ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस। वो अलग बात है कि फंजाई के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप और इस बैक्टीरिया के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गन के अंदर लेस डेवलप न्यूक्लियस होते हैं। ये जो बेसिकली न्यूक्लियस है, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक न्यूक्लियस यहाँ और एक न्यूक्लियस इस बड के अंदर जो आउटग्रोथ है, दैट इज ए आउटग्रोथ, दैट इज ए आउटग्रोथ। इसको हम लोग बोलते हैं बड। इस बड के अंदर एक न्यूक्लियस क्या हो गया, सेट, एंड लेटर ऑन जब साइटोकाइनेसिस होती है तो यहाँ पे दो डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। इनको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। तो ये जो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक सेल से दो सेल्स बनी, लेकिन दोनों कैसी हैं, अनइक्वल। और ये क्या है, फिशन। फिशन में क्या बनी, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। ये भी डॉटर सेल्स हैं लेकिन ये कैसी हैं, आइडेंटिकल, एक जैसी। और ये कैसी हैं, डिफरेंट। ये डिफरेंस है बडिंग और फिशन के अंदर। दूसरा मैंने बोला कि फ्रेगमेंटेशन। अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो अभी मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है बेसिकली, ये फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो एल्गी फंजाई के अंदर, अगर ये कुछ इस तरीके के फिलामेंटस एल्गी है तो ये इतना पोर्शन बेसिकली यहाँ पे, ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पे टूट के गिरेगा और न्यू एल्गी और फंजाई को फॉर्म कर सकता है, न्यू एल्गी और फंजाई को फॉर्म करेगा। तो फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली थैलोफाइट के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके आगे जो वर्ड लिखे हैं बाय ज़ूस्पोर, यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं बाय ज़ूस्पोर, बाय क्लेमाइडोस्पोर, बाय कोनेडिया, बाय एपेनोस्पोर, बाय हिप्नोस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। ये जितने स्पोर है सब माइटोसिस से बनते हैं, सारे के सारे स्पोर ज्यादातर आपके एल्गी फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके अलग अलग मतलब है।
अगर हम इनको यहाँ एक्सप्लेन करने लगेंगे तो जो मेन पर्पस है इस चैप्टर का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो डिफरेंट है। तो आप एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं, इनको थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जू का मतलब होता है मोटाई। जू का मतलब क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, जू स्पोर। ये जो जू स्पोर है, यहां पे जू स्पोर में केवल 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन, फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन, फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन। और ये होंगे कैसे, मोटाइल। जब भी जू स्पोर होगा वो मोटाइल होगा, जू का मतलब ये मोटाइल, और होंगे कैसे, फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा तो फेवरेबल। अरे आपको अगर रोटी ना मिले, तुम लोग को चिकन ना मिले, छत ना हो ऊपर, ठीक, एसी ना हो, तो प्रॉपर पढ़ाई होगी, है ना। अरे एसी नहीं होगा, कूलर तो होगा, पंखा तो होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज फेवरेबल कंडीशन। प्लांट और एनिमल की फेवरेबल कंडीशन होती है, दैट इज हैबिटेट फेवरेबल हो, टेम्परेचर सूटेबल हो, लाइट सूटेबल हो, तब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है, कुमकुम गुड मॉर्निंग बेटा, यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशन है, ये फेवरेबल कंडीशन अगर है तो उन फेवरेबल कंडीशन में क्या बनेंगे, आपके जू स्पोर बनेंगे। यहां तक बात क्लियर है, ये क्या बनेंगे, जू स्पोर बनेंगे। लेकिन इनके अलावा जो अदर स्पोर लिखे हैं, मैं यहां सबको एक साथ लिख रहा हूं, ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनो का मतलब ये, अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो ए प्लेनो का मतलब नॉन मोटाइल। इसका मतलब क्या हो गया, नॉन मोटाइल। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो अगला चैप्टर है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आया, टर्म नहीं समझ में आया, मसला कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। नोट्स की बात थी, आज शाम तक आप सब लोगों ने, जिन्होंने इससे पहले मॉर्फोलॉजी वाली क्लास की है 6 PM टीटीएस में जो चलती है, उसके रेफरेंस में मैंने बोला था जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं प्लीज नोट्स बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। अभी तक किसी ने व्हाट्सएप किया नहीं है, इसलिए मुझे व्हाट्सएप जरूर करके मैसेज करके, जो लोग ऑफलाइन थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन थे उनके नोट्स यहाँ पे मुझे शो होने चाहिए, मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। और जिसकी राइटिंग है, जिसके कुछ नोट्स में कुछ न्यू होगा, आई विल शो ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, आई विल शो ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। क्योंकि हर आदमी चाहता है मेरे बारे में बात हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे बारे में लोगों को पता लगे। हाईलाइट होता ना, हाईलाइट, मैं भी अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस और इन टर्म्स ऑफ योर्स। ओके, तो आप भी अपने आप को हाईलाइट करिए, किससे, नोट्स बना के मुझे दिखाइए तो नोट्स बना भी रहे कि नहीं, है ना। तो यहाँ जो छोटे छोटे वर्ड है को फोकस करिएगा, बाकी डिटेल में जब आएगा तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ये जो नॉन मोटाइल स्पोर उसको बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। दूसरा स्पोर है इसको बोलते हैं हिप्नोस्पोर। ये हिप्नोस्पोर और नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है, लेकिन ये थिक वॉल्ड होता है, ये थिन वॉल्ड होता है। आगे लिखेंगे, ये थिक वॉल्ड है, वो थिन वॉल्ड है। दूसरा स्पोर लिखा है बायक्लेमाइडोस्पोर, बायक्लेमाइडोस्पोर। और ये जो क्लेमाइडोस्पोर है, हिप्नोस्पोर है, ये सब के सब अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, सब के सब अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। यहां तक बात क्लियर है। मैंने बोला कि एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब पानी नहीं मिलेगा, टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा, लाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक, सही कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में कई लोग जर्मिनेट करते हैं, कई लोग सक्सेस गेन करते हैं, वो होते हैं जीनियस, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, वो होते हैं परफेक्ट। ओके, तो यहां बात हो रही है कि ये जो एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर और क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, नॉन मोटाइल है, ये सारे के सारे नॉन मोटाइल स्पोर हैं। लेकिन ये कैसे हैं, थिक वॉल्ड, थिन वॉल्ड, सॉरी, these are the thin walled, this is a thick walled and this is also thick walled। तो ये सारे के सारे स्पोर हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इस थैलोफाइट के अंदर बनते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गया है, ठीक। ये जो मोनेरा है, ये जो प्रोटिस्टा है, इन मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मली मैंने बोला अभी बाइनरी फिशन के थ्रू होता है इन जनरल, जो मैंने यहां पे आपको शो किया।
दूसरी चीज मैंने एक और आपको अभी बताई थी कि जब भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जहां पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एक सारे ऑर्गेन्स बनेंगे, ढेर सारे हो सकते हैं और एक सारे हो सकते हैं। ढेर सारे मतलब सेवरल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो सकता है और सब कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, ऑल दीज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्लोन। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। ये जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, क्लोन होंगे। जैसे हमारी बॉडी से फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अपनी अगर बात करें तो हमारी बॉडी का अगर ये अंगूठा इतना ऐसे काट के और कहीं पर्टिकुलर लैब में रख दे और हमारा जैसा बिल्कुल यंग इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए, बिल्कुल जस्ट लाइक मी, मेरी फोटो कॉपी बन जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा क्लोन। ऐसे कई सारे इंडिया के बाहर अदर कंट्री में कई ऐसी कंट्री थी, अब तो खैर बैन हो गया क्लोन फॉर्मेशन, ह्यूमन का नहीं हो सकता। ह्यूमन का क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता, बाकी इलीगल तरीके से कोई भी बना सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके कहना चाहिए सराउंडिंग्स जो कंट्री है उनमें कुछ कंट्री ने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एनिमल क्लोन बनाए। जैसे जापान ने किटन बनाया था, कैट का क्लोन। ऐसे ही सऊदी अरब ने, अमीरात ने, दुबई ने वहां पे बनाया था क्लोन किसका, कैमल का, जिसका नाम था इंजाज क्लोन। जिस साल ये इंजाज क्लोन बनाया उस साल वो न्यूज में आया और उसी साल पीएचडी का एग्जाम होता था, उसमें वो क्वेश्चन पूछा कि इंजाज क्लोन आर रिलेटेड विद, इंजाज क्लोन किससे रिलेटेड है। ऐसे आपको भी एक क्लोन का बारे में पता होगा जिसको हम लोग डॉली पॉली या मॉली बोलते हैं। डॉली, इनके बच्चे थे पॉली मॉली, ये सारे क्लोन है। तो क्या है, ये सब क्लोन है विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सेम। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ये आपका एक, ये मान लो एक रोज है, इस रोज की आपने कटिंग दे दी अपने दोस्तों को और उन्होंने अपने घरों में लगाया, तो उन्होंने ये कई सारे प्लांट बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। यहाँ भी ये कई सारे प्लांट ये बिल्कुल एज इट इज सिमिलर होंगे। जैसे यहाँ फल लगता था वैसे यहाँ भी फल लगेगा, जैसे यहाँ फ्लावरिंग होती थी वैसे यहाँ भी होगी। तो इन सबको क्या बोलेंगे, ऑल दीज आर क्लोन्स, ऑल दीज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आर सेम। तो ये हो गया क्लोन। वो जो वर्ड है क्लोन विच आर यूटिलाइज्ड टू डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल के लिए हम लोग क्लोन वर्ड यूज करते हैं। सो एनीबॉडी बता सकता है कोई कि मेंबर ऑफ क्लोन्स को क्या बोलते हैं। यस, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्लोन को क्या बोलते हैं। संजय, त्रिलोक, कुमकुम। मेंबर ऑफ क्लोन को क्या बोलते हैं, सिद्रा, मोहम्मद सलाह, अरसलान, बोलो बेटा, प्रेमिला राणा, बालकेश मौर्य। बालकेश और प्रेमिला थोड़ा रेस्पॉन्स कम है, क्या बात। अरे हेल्दी। यस, प्लीज गिव द प्रॉपर रेस्पॉन्स एंड फास्ट। जल्दी रेस्पॉन्स देंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे धीरे धीरे बात होगी। फिर मोहम्मद सलाह आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अभय सिंह आपको बात समझ में आ रही है बेटा, कुमकुम आई थिंक यू आर द न्यू स्टूडेंट्स, सो आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स फास्ट। क्योंकि मेरे पास अभी जब तक लाइव चैट के थ्रू मैसेज नहीं आएगा तो मैं उस चीज को कैसे आगे मैसेज कन्वे करूंगा और ये हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यस, फास्ट फास्ट फास्ट। यस शिवम, वेयर इज साहिल, आज साहिल नहीं दिखाई दे रहा है, एनी प्रॉब्लम। ये जो बात है ये तो हम लोगों ने बात कर ली वहां पे नॉर्मली ए सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन की, प्लांट के रेफरेंस में। देखिए कुछ और भी बात करते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में। जो हम लोगों ने एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पढ़ा, ये जस्ट सरसरी निगाह से सबके नाम जो यहाँ लिखे हैं मैंने, नाम वो सारे नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। बस एक फास्टली एक रिवाइज करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट एंड इंडिविजुअल्स इज डेवलप्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब बिना गैमेट के फ्यूजन के अगर इंडिविजुअल्स, यंग इंडिविजुअल्स और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे होगा, उस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से, उस पर्टिकुलर वेजिटेटिव पार्ट से डेवलप होगा, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेयर इज नो एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट तो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नहीं होता, लेकिन वहां वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं था, वहां माइटोसिस होती थी। मेरी बात समझिएगा ध्यान से। दूसरी चीज कि ये जो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वहां जनरली आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन उसे क्लोन नहीं बोलते। मेरी बात याद रखिएगा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेंगे वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू बनेंगे, विच में बी द रूट, विच में बी स्टेम और विच में बी लीफ, उनको आइडेंटिकल होते हैं वो, which are the identical, genetically identical to the parent cell and most common in angiosperm plant। ये ज्यादातर हमारा जो कॉमन है, क्योंकि हम लोगों को जो बात करनी है वो एंजियोस्पर्म प्लांट के रेफरेंस में बात करनी है, तो वो यहाँ पे कैसे होंगे, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनेंगी जो यहाँ पे हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होंगे। जैसे रूट, अगर स्वीट पोटैटो आइपोमिया बटाटा की रूट को काट के ग्रो कराए तो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। ये जितने अंडरग्राउंड स्टेम है अगर इनको भी आप काट के ग्रो कराओगे तो ये शायद नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, शायद नहीं 100% नए प्लांट का ही फॉर्मेशन करेंगे बाय राइजोम। राइजोम का मतलब है जो हल्दी में या जिंजर में देखने को मिलेगा वो राइजोम होगा, और वो राइजोम से क्या होंगे, न्यू प्लांट डेवलप होंगे। दूसरा बाय ट्यूबर, ट्यूबर का मतलब आलू, आलू को काट के न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सिलरी बड, उनके अंदर एक्सिलरी बड होती हैं, आइज होती है जो नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे वेजिटेटिवली। नेक्स्ट है बल्ब। अनियन के अंदर भी बल्ब्स होते हैं छोटे छोटे, और वो बल्ब नेक्स्ट न्यू प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। क्रीपिंग स्टेम, ये जो क्रीपर स्टेम या क्रीपिंग स्टेम है इनको बोलते हैं सब एरियल स्टेम। इनको क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल दिस कॉल्ड एज ए सब एरियल स्टेम। और ये जो सब एरियल स्टेम है, ये सब एरियल स्टेम है, आपने भी पढ़ा लास्ट उसमें कि मॉर्फोलॉजी वाली क्लास में कि ये जो रनर्स होते हैं, जो दौड़ते हैं, जो क्रीप करते हैं ओवर द ग्राउंड सरफेस, उनको अगर आप काट के दूसरे के ग्रो कराएं तो दूसरे की घास भी उगाती है। घास को उगाना बड़ा आसान है, वहां से तोड़िए, निकालिए और दूसरे सॉइल में डाल दीजिए। जैसे पुदीना, उसको भी उखाड़ के दूसरे के लगाना बड़ा आसान है बिकॉज ऑफ क्रीपिंग स्टेम। तो ये ग्रासेस का एग्जांपल हो गया रनर का। स्टोलन, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, जिसको बोलते हैं पुदीना, ये सब स्टोलन के एग्जांपल्स हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर बोलते हैं। और अगर आपको याद हो तो कल की क्वेश्चन सीरीज में भी एक क्वेश्चन था ऑफसेट से रिलेटेड, जिसका एग्जांपल था आई कॉर्निया, जहां पे रोसेट ऑफ लीफ होती है, टफ्ट ऑफ फ्रूट होते हैं और शॉर्ट इंटर नोड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है डिटेल में। ओके, यहां तक अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई टर्म पूछना हो तो यू कैन आस्क। ओके, शिवम ने बोला पता नहीं। सिद्र परवीन, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा क्लोन के मेंबर, तो यहां लिख सकते हैं ना, मेंबर ऑफ क्लोन इज नोन एज रैमेट। द मेंबर ऑफ क्लोन इज नोन एज रैमेट। इनको हम लोग रैमेट्स बोलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रैमेट्स बोलते हैं। याद रखिएगा। आकाश, ओके यू आर हियर, मुझे नहीं लगा कि आकाश है। गुड। और भी कई सारे बच्चे हैं जो अभी मैं नाम में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी तक अंशु का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अगर अंशु आपको किसी दूसरे नाम से हो तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग हेल्दी हो तो जरूर होगे, अगर हेल्दी नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो शायद मे बी यू आर एब्सेंट। बट यहाँ पे कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको फीवर था और वो यहाँ पे थे। अनुभव सिंह, ओके। संगम त्रिलोक, ओके। तो यहाँ पे अंकित और त्रिलोक थे, कुछ दिनों से फीवर था, बट नाउ ये इनको लगा कि ये मेरे लिए नया टॉपिक है, 12th एनसीईआरटी है, 12th का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, तो ये लोगों ने ज्वाइन किया। ओके, सो कीप इट अप। और हम लोग आगे बात करते हैं, अरसलान आगे बात करते हैं, ये मेंबर ऑफ क्लोन को क्या बोलते हैं, रैमेट्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां से शुरू होती है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्वेश्चन भी यहां से कुछ डिफरेंट लेवल के बनते जाएंगे। यहाँ एक और बात कर ले कि ओपाइशिया के अंदर जो एरियल शूट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्लेड। ये जो फिलोक्लेड एरियल शूट है, इस एरियल शूट के थ्रू भी हमारे नए प्लांट डेवलप हो सकते हैं। इस फिलोक्लेड की उस एरियल शूट को तोड़िए और नए किसी सॉइल में लगा दीजिए तो नया प्लांट बन जाएगा। ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के पार्ट है। और ऐसी एक है जिसको बोलते हैं ब्रायोफ्लम, इसको हिंदी में हम लोग अजूबा बोलते हैं। ये अजूबा अगर किसी के भी घर में लगाया है, ब्रायोफ्लम लगा, तो उसकी गलत मतलब चोरी नहीं करिए, उसको बता दिए और उसकी एक लीफ तोड़ लीजिए, उस लीफ को तोड़ के लाइए और कहीं सॉइल पे गमले में रख दीजिए। कुछ दिनों के बाद नया प्लांट अराइज कर जाएगा। तो वहां पे लीफ होती है, छोटी छोटी लीफ ग्रो करती हैं इन दिस वे।
यहाँ लीफ मार्जिन जो है, लीफ मार्जिन पे कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर एडवेंटिशियस रूट्स अरेंज करती है, ये कुछ ऐसे, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर न्यू प्लांट को फॉर्म करता है, न्यू प्लांट्स को फॉर्म करेगा, इसलिए बोलते हैं फ्रॉम लीव्स द न्यू प्लांट ऑफ द ब्रैक्यूलम विल डेवलप। ये बात है वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में, जो मैंने अभी आज डिटेल में बात की। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो रिगार्डिंग वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा जो पर्पस है उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात फिर कहीं आगे आएगी तो मैं उसको फिर वहां पे डिटेल में बात करूंगा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी वहां पे फिर डिटेल में बात, जैसे मैंने यहाँ पे बात की। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन, दैट ये चैप्टर नेम, और उस रिप्रोडक्शन की बात सबसे ज्यादा है जो हमारे प्लांट में, एनिमल में मल्टी सेलुलर ऑर्गन के अंदर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज यू कैन आस्क, एनी डाउट सो यू कैन आस्क। अनुभव सिंह, आकाश, संजय सिंह, सिद्रा परवीन, अभय सिंह, ओके, और भी कई सारे स्टूडेंट जिनके नाम मैं पूरे नहीं ले सकता हूं अभी फिलहाल, ठीक। लेकिन आपको अगर कोई क्वेरी है अरसलान तो यू कैन आस्क। मोहम्मद सलाह आपसे बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं फॉर बायो, तो आपको ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है और आपको यहाँ पे लर्न करना है, सीखना सबसे ज्यादा आपको है, या उन बच्चों को सबसे ज्यादा सीखना है जो पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको जब कोई पूछता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस, आई थिंक अब आप उसका सही सही जवाब दे सकते हो, है ना। यहां तक बात सही है ना। ओके असलम, आगे बात करते हैं। मोहम्मद सलाह, बेटा प्रॉपर रेस्पॉन्स मुझे भी चाहिए, जैसे कई सारे बच्चे लिखते हैं ना क्लियर है, यस है, जैसे आप भी प्लीज कमेंट लिख के भेजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ मोहम्मद सलाह को भी मेरी बात समझ में आ गई। गुड, तो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल में। तो मैंने अभी बोला कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाई पेरेंटल होगा, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, मेल और फीमेल, ठीक। कोई ऐसा बच्चा हमारे आसपास नहीं देखा मैंने जिसके पेरेंट्स में दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो। बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकली टू डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंट विल रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे दो डिफरेंट टाइप के वर्ड लिखे हैं, दैट इज कंप्लीटेड इन सिनगेमी एंड मियोसिस। If such reproduction are completed in syngamy and meiosis, syngamy को हम लोग फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इनडायरेक्टली यहां लिखा हुआ है सिनगैमी, गैमी का मतलब फ्यूजन, सिनगैमी का मतलब है फ्यूजन, फ्यूजन होगा किसका, गैमीट का, और गैमीट बनेंगे कब, जब मियोसिस होगी। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिनगैमी भी होगी और मियोसिस भी होगी। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट विल टेक टाइम, यहाँ टाइम लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, टाइम। जैसे आपने आलू लिया, उसको काट के सॉइल में ग्रो करा दिया, तो विद इन 2 मंथ वो आलू निकलना शुरू हो जाते हैं, पेड़ बन जाता है, और उसके बाद उनके अंदर स्टोरेज शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहली चीज तो ये स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टेप होते हैं। अभी आपने लिखा, यहाँ देखा सिनगेमी और मियोसिस होगी, तो जब मेल और फीमेल है, अगर इस मेल के अंदर, क्योंकि ये मेल हमारी अगर अपनी और आपकी बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर यहाँ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फीमेल के अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको यहां बता दूं कि जब इन दोनों के अंदर मियोसिस होगी, जब इनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन होंगे, तो गैमीट में क्या होगी, मियोसिस। और मियोसिस होगी कब, किसी बच्चे की शादी हो सकती है क्या, किसी बच्चे की 1 साल का बच्चा होगा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, जो एक न्यू बॉर्न बेबी तो होगा 1 दिन का, है ना, जिसे इन्फेंट बोलते हैं, वो 1 साल आपने वेट किया कि 1 साल के बाद मेरा बेटा जैसे ही बड़ा होगा मैं उसकी शादी कर दूंगा, किससे, उस लड़की से जो बिल्कुल देखने में मेरे बेटे से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है, पॉसिबल नहीं ना। क्यों, क्योंकि उनके अंदर मैच्योरेशन नहीं हुआ, उनके अंदर मैच्योरिटी पीरियड जब आएगा, जब प्यूबर्टी पीरियड आएगा, जब उनके अंदर टेस्टिस और ओवरी डेवलप होंगी, तब तो गैमीट बनेंगे, उससे पहले तो गैमीट नहीं बनेंगे ना। तो यहाँ पे जब ये गैमीट बनेंगे तो ये मियोसिस जब होगी, जब इनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाए, जब प्यूबर्टी आ जाए, और वो प्यूबर्टी पीरियड मेल की बॉडी के अंदर 13 से 15 साल में, और फीमेल बॉडी के अंदर 11 साल के अंदर आ जाए। बात यहां समझिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे हमारे 2 चैप्टर ऐसे हैं तो ये यूनिट कंप्लीट होगी। पहला तो है
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मेल और फीमेल के अंदर जब मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे? गैमीट, विच में बी स्पर्म और विच में बी ओवा। ये जो स्पर्म और ओवा होंगे, अगर हम यहाँ पे स्पर्म और ओवा के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर केवल लिखते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर, डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर होगा 23 और यहाँ पे होगा 23। जब इनके मेल और फीमेल की शादी हो गई, मैरिज हो गई, फ्यूजन हो गया, तो ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे। मेल और फीमेल गैमेट जब ये फ्यूज करेंगे तो दोनों 23 दोनों में आएंगे, और जब वो दोनों में आएंगे तो उसे उसको बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं जायगोट, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर हो जाएंगे 46। तो जितने आपके पेरेंट्स में थे उतने यहाँ आ गए। अब वो एक अलग बात है कि ये मेल होगा कि फीमेल, वो एक अलग चीज है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे जो पार्ट हुआ, यहाँ पे जो मैसेज मिला आपको, ये मिला कि जब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे? जब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए, तो यहाँ पे होगा सिनगेमी, यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? सिनगेमी होगा, और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर सिन और वही क्रोमोसोम्स नंबर जायगोट में, और इससे क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल। अरे चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बनेंगे तो 46 वाला ही ना। ऐसा तो है नहीं कि लड़की हो गई तो 45 वाला बना, लड़का होगा तो 47 वाला। ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल कंडीशन में जितने आपके पेरेंट्स के अंदर क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम्स इस इंडिविजुअल के अंदर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गई? मियोसिस हुई, मियोसिस हुई ना, और यहाँ क्या हुआ? सिंगेमी हुई। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगेमी और मियोसिस दोनों ही होते हैं। और कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स। पहले ये डेवलप होंगे, फिर प्यूबर्टी होगी, फिर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर सेक्स मैच्योरेशन होगा। भाई फॉर्मेशन तो हो गया, मैच्योरेशन होगा, फिर स्पर्म और ओवा बनेंगे, फिर जाके हमारे जायगोट की फॉर्मेशन होगा आफ्टर फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड सिंगेमी। तो ये स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, जो आपको समझना इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी वहां पे पूछी जाती है। ये तो जो मैंने अभी आपको बोला ये तो आपको समझ में आ गई बात, ये बात तो आपके समझ में आ गई, लेकिन ये बात कैसे समझ में आएगी, ये ध्यान देने वाली बात। ये जो फेज ऑफ लाइफ साइकिल है किसी भी पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के अंदर जो फेज ऑफ लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल के अंदर जो फेज होंगी वो 3 फेज में कंप्लीट होती है। हमारी आपकी प्लांट के अंदर जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे या मोर डेवलप प्लांट होंगे, उनके अंदर जो लाइफ साइकिल है, वो लाइफ साइकिल के अंदर 3 फेज होती हैं। एक वो जिसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, बच्चों वाली फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब बच्चे वाले। आज हमारा बेटा अगर हुआ तो उसको बोलते हैं इन्फेंट, वो 4 साल 5 साल तक बच्चा कहलाता है, ठीक, चाइल्ड कहलाता है। 8 साल तक वो बच्चा रहता है। जैसे वो 10वें साल में पहुंचा, 11वें साल में पहुंचा, 12वें साल में पहुंचा, आप देखिएगा अपने सराउंडिंग, तो जो बच्चे क्लास फिफ्थ मतलब क्लास फर्स्ट तक होते हैं तो वो अपने आप को बच्चा, मतलब उनको आप बच्चा बोल सकते हैं। लेकिन वो क्लास फिफ्थ में अगर पहुंचा तो उसकी उम्र हो जाती है 12 साल। क्लास 6 में पहुंचता है तो उसकी उम्र हो जाती है 12-13 साल। तो वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है ना। वो अपने आप को क्या समझने लगता है? बड़ा, क्योंकि मेंटली वो भले ही थोड़ा सा वीक है, लेकिन वो अपने आप को समझता है बड़ा हो गया। बड़े का मतलब टीनेजर्स ग्रुप में आ जाता है ना। और जैसे वो 15 साल क्रॉस करता है तो वो 8th 9th में पहुंचता है तो अपने आप को एडल्ट समझने लगता है, विच में भी बॉय विच में भी गर्ल। जैसे अगर हम बात करें फीमेल की बॉडी की, तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वो आफ्टर 10th और 11th ईयर के बाद शुरू हो जाती है। किसी किसी में 11 पे होती है, किसी किसी में 12 में, किसी किसी में 10th पे, दैट डिपेंड ऑन द फिजिक। लेकिन मेल की अगर बात करें तो मेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म है, जो टेस्टिस है, उनका कंप्लीट मैच्योरेशन आफ्टर 13-14 इयर्स के बाद होता है। मुस्टैच और बियर्ड आपके भी 14 साल के बाद 13 साल के बाद आई होगी, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनके अभी भी नहीं आई होगी, है ना। तो बोल देते हैं ये तो मेरा बच्चा है। अरे बच्चा तो है, लेकिन उसकी दाढ़ी मूंछ आ गई तो वो बच्चा नहीं रहा, क्या हो गया? बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया। तो कहानी यहाँ पे जुवेनाइल फेज की, तो जुवेनाइल फेज का मतलब होता है बच्चे वाली फेज, जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहां मैच्योरेशन नहीं हुआ उसके सेक्स ऑर्गन का। दूसरी चीज होती है रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब भी हो गया कि वे बच्चे जब मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, तो क्या हो जाती है? शादी। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप पूछेंगे तो पहले के जमाने में लोग 7-8 साल पे शादी कर देते थे।
बात ध्यान से सुनेगा, 7-8 साल के अंदर ही बच्चों की शादी हो जाती थी। माय फादर वाज क्लास इन 6, जब मेरे फादर क्लास 6 में थे तो उनकी शादी हो गई, लेकिन गौना नहीं हुआ था। होता है ना जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भोजपुरी में बोलते हैं सेकंड मैरिज एक तरह से। तो जो गौना हुआ वो हुआ 15-16 साल के बाद। बात समझिए, तो पहले के लोगों के अंदर और आज के लोगों में लॉट्स ऑफ डिफरेंस बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है कि जब रिप्रोडक्टिव फेज होगी तो रिप्रोडक्टिव फेज कब होगी, मेल के अंदर अलग होगी और फीमेल के अंदर अलग होगी। ये रिप्रोडक्टिव फेज फीमेल बॉडी के अंदर 11 टू 12 इयर्स में देखने को मिलती है, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर 13 टू 15 इयर्स में ये रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिलती है। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उनके अगर बात करें तो टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट का मतलब उनसे स्पर्म का फॉर्मेशन। ये बात क्लियर है। अब बात आती है सेंसेंट फेज की, जिसको बोलते हैं एजिंग। जिसे अगर हम अपनी बात करें तो ना तो हम जुवेनाइल फेज में ना रिप्रोडक्टिव फेज में, अब किस तरफ मूव कर रहे हैं, सेंसेंट फेज की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हुए नहीं है, आई एम नॉट ओल्ड पर्सन, आई एम यंग पर्सन। पता है मेरे बच्चों को जो नए हैं उनको अगर छोड़ दे तो मैं बोलता हूँ ऑलवेज आई एम यंग ओल्ड मैन, यू आर ओल्ड यंग मैन, आई एम मोर एनर्जेटिक अदर देन यू। आपके कंपैरेटिवली मैं ज्यादा एनर्जेटिक हूं, इसलिए आई एम ऑलवेज यंग ओल्ड मैन, मैं ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है सेंसेंट, जो आप सब लोग बुढ़े हो गए, अगर आपके फेस पे झुर्रियां पड़ गई, आपका रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं ना मीनोपॉज। जिस फीमेल की बॉडी के अंदर मीनोपॉज होता है, दे आर नेवर प्रोड्यूस अ चाइल्ड, वो चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकती क्योंकि ओवा ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी में क्या नहीं है, ओवा ही नहीं बन रहा। जब ओवा नहीं बन रहा, मीनोपॉज कंप्लीट हो गया, तो क्या हो जाएगा, नो एनी चाइल्ड प्रोड्यूस। सेम उसी तरीके से हमारे मेल के अंदर भी मीनोपॉज नहीं होता, लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कम हो जाता है, उनके अंदर हेल्दी स्पर्म कम हो जाते हैं, उनके अंदर सीमेन के अंदर जो स्पर्म होते हैं उनके नंबर्स कम होने लगते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, सेंसेंट फेज कहलाते हैं। इसलिए नॉर्मली अपने यहाँ देखा होगा अपने सराउंडिंग्स कि जो 50-60 साल के लोग होते हैं, 50 साल 45 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं, दे आर नेवर कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, वो चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दे हैव नो एनी हेल्दी स्पर्म। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं उसके। तो नॉर्मली इसके अर्ली मैरिजेस के जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो एज बताई है वो है 18 टू 21, 18 इयर्स और 21 इयर्स के बच्चों की शादी होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द मोर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बेसिकली या जो ऑर्गेनिज्म है जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर 3 फेज होंगी, पहला है जुवेनाइल फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा है सेंसेंट फेज। अगर आप इसको नहीं याद रख सकते तो दो दूसरे तरीके से याद रखेंगे, इसको बोलते हैं जेपीएस, इसको बोलते हैं जेपीएस। याद रखिएगा कि फेज ऑफ लाइफ साइकिल में 3 फेज होती हैं, जिसको बोलते हैं जेपीएस। तो ये जो जेपीएस है इसका पर्पस है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज। आई थिंक यहां तक आज मेरी कहानी कंप्लीट है। अगले टर्न पे जो बात करनी है, ऐसा नहीं मेरे पास मटेरियल नहीं है, आई हैव एंटायर मटेरियल बिकॉज ऑफ द क्लास इज ओवर। 1 घंटे की क्लास मेरे हिसाब से ऑफलाइन की 1.5 से 2 घंटे के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज्यादा आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अगर मेरा ऑफलाइन क्लास होता तो मैं डायरेक्टली बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता, उसकी पर्सनल चीजों के बारे में पूछता और भी कई सारे टॉपिक पे डिस्कस करता। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन, ऑनलाइन मींस जस्ट मुझे आपको मैसेज देना है, मुझे आपको पढ़ाना ओनली द टॉपिक रिलेटेड बात। ओके, तो यहाँ पे बात हुई हम लोगों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में, फेज ऑफ लाइफ साइकिल के रेफरेंस में। जो अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे इन फेज के बारे में डिटेल में। ओके, तो यहां तक अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क। जेआरएस नहीं बच्चा, जेआरएस नहीं बच्चा, जेपीएस। आप यहाँ पे जेआरएस भी कह सकते हैं, बात सही कह रहे हैं तुम लोग, एग्जैक्टली जेआरएस। ठीक है, जेआरएस का मतलब हो गया जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज, देखिए जीआरएस। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इन विच फॉलोइंग व्हिच आर नॉट द फेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो आप याद रखेंगे जीआरएस, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज, जिसको एजिंग फेज भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके आकाश, सुद्रा, माशा, अरसलान और भी कई सारे बच्चे जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो मैं नाम नहीं ले सकता, प्रेमला राणा, आपको बात समझ में आ रही है बेटा? संजय सिंह, एक अभी न्यू स्टूडेंट था आज, अनुभव सिंह, मेरी बात आपको समझ में आई? मोहम्मद सलाह, आपको बात समझ में आई?
नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स मिलेगा हलवाई की शॉप पे। त्रिलोक, नोट्स कहाँ मिलेगा? हलवाई की शॉप पे। संजय बेटा ये जीआरएस को हम लोगों ने एक शॉर्ट में जस्ट ऐसे ही आपको याद करने के लिए एक तरीका बता दिया कि अगर आप भूल जाएं तो फेज ऑफ लाइफ साइकिल मतलब जीआरएस मतलब जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट। सेंसेंट मींस एजिंग फेज, मतलब बचपन, जवानी और बुढ़ापा, आप ऐसे कह सकते हैं। जुवेनाइल मतलब बचपन, जवानी मतलब रिप्रोडक्टिव, बुढ़ापा मतलब सेंसेंट, एस सेंसेंट फेज। मेरे लाल त्रिलोक, आपको नहीं पता कि ये नोट्स कहां मिलेगा? ये सच नोट्स की जो पीडीएफ है, आज के लेक्चर की जो पीडीएफ है, विच आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। अपने टेलीग्राम चैनल्स को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए, और वहां पे सारे के सारे एक्सेप्ट रूट, क्योंकि रूट में वो पहला दिन था इसलिए मैंने उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाया था, तो वो क्लास मेरी उसके पीडीएफ में बाद में कभी फ्यूचर में भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। बट अब जो है सारे सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं टेलीग्राम पे, तो आप जाइए टेलीग्राम पे, वहां सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, और वहां से आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स। ओके, फिर काहे पूछ रहा था कि सर कहां मिलेंगे नोट्स? ओके, आकाश YouTube के नीचे लिंक दे दीजिए। बेटा मैंने आपको पर्सनली आपका जो ग्रुप बना है उस पर भी लिंक शेयर किया है, और अगर आप इसको YouTube पे देखेंगे तो YouTube पे जहां मेरा YouTube बैनर है वहां भी तीनों चीजें लिखी हुई हैं। YouTube चैनल की लिंक पड़ी है, टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, वेबसाइट्स पड़ी, सब कुछ पड़ा हुआ है। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिएगा, मैसेज दीजिएगा, आई विल सेंड यू द लिंक। ओके आकाश? यस, बस पर्पस एक है, यार मुझे पता है कि आपने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन टेलीग्राम की लिंक वहां पे है। और आगे जो मेरा एक्चुअली जो भी हम लोग यूट्यूब पे बात करते हैं वहां पे लास्ट में जब थैंक यू का जो वो लगता है, थंबनेल लगता है, तो वहां भी वो चीजें प्रेजेंट हैं। तो बात करते हैं अगले टर्न पे, मींस थर्सडे को इसके आगे की कहानी के बारे में बात करेंगे, और आज शाम को फिर फर्दर ज्वाइन करना है फॉर प्लांट मॉर्फोलॉजी, और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का शाम को, बिकॉज हम आप सब लोग मिलकर बात करेंगे फ्लावर की जो एक दूसरे को दे सकते हैं। वो अलग बात है कि आप दोगे नहीं, मुझे पता है बहुत कंफ्यूज हो सकते था, लेकिन फिर भी आई विल गिव यू द फ्लावर नोट्स। फ्लावर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, विच इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शाम की क्लास 6 पीएम पे ज्वाइन करेगा, भूलेंगे नहीं बिल्कुल। 6 पीएम शार्प, 6 पीएम वी विल स्टार्ट द क्लास ऑन फ्लावर। जिन बच्चों को रिवाइज करना है वो ज्वाइन करेंगे, जो ऑफलाइन में थे, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर जिसको को ज्वाइन करना है, भूल गए हैं, रिवाइज करना है, तो प्लीज एंड प्लीज ज्वाइन करेंगे दिस 6 पीएम आपको ऑनलाइन क्लास ऑन प्लांट मॉर्फोलॉजी। एंड लास्ट, जैसे आपको पता है कि मैं बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, फिर आज भी बोलूंगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को मैसेज देंगे, वीडियो सेंड करेंगे, और बूस्ट अप रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे। थैंक यू सो मच।